अस्सलाम वालेकुम। आज का ऐसे कंटेंट शुरू करने से पहले अभी तक दो पूल्स में स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया ना। एक वो जिन्होंने रमजान में ज्वाइन किया और दूसरे वो जिन्होंने इमीडिएटली आफ्टर रमजान ज्वाइन किया। अभी जो आफ्टर रमजान जिन्होंने ज्वाइन किया ये तो मेरे साथ अभी तक डिस्क्रिप्टिव आर्गुमेंटेटिव एसेस कर रहे हैं, लेकिन जो रमजान में स्टूडेंट्स थे उन्होंने मेरे साथ प्रोवर्बियल फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट्स उन पे कैसे ऐसे डेवलप करना है उस पे उनके साथ मैंने उनको कुछ 15 से 20 ऐसेस करवाए थे, कल 15 या 16। बाद में जो आए हैं वो तो अभी ये डिस्क्रिप्टिव कर रहे हैं। इनको कंप्लीट हमने करना है, फिर दोबारा इन्हीं को शुरू कर देना। लेकिन अगर आज का आप पीएमएस का पेपर देखें ना, पंजाब वाला, तो जिस तरह मैं 2022 से ये कहता आ रहा हूँ कि अब ऐसे का जो पेपर है उसमें वो आपको बहुत टेस्ट करेगा। मसलन जो रमजान वाले स्टूडेंट्स थे वो देख लें इस पेपर में कि वो आपसे 3 ऐसे टॉपिक पूछ गया 6 में से। एक, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेंज। अब इस पे पूरा आपने जो है वो यहाँ पे तो छोटा ऐसे है लेकिन लिखना है जी आपने ऐसे 1500 1600 वर्ड का। ठीक है जी। फिर इसी तरह वो पूछ गया, कॉस्ट ऑफ इन एक्शन इज ग्रेटर, अगेन स्टेटमेंट दे गया। फिर इनोवेशन वाला, इनोवेशन आर नेवर एंडिंग हेडवेज। तो वो आपसे आप ऐसी स्टेटमेंट्स दे गया कि ठीक है आप इन पर परसुएसिव होना चाहते हैं, आप इन पर आर्गुमेंटेटिव होना चाहते हैं, व्हाटसोएवर स्टांस लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, लेकिन और यही मैं हमेशा से इस साल कहता आ रहा हूं कि अब जितने पेपर आएंगे वो इस पेपर में एक ही सीधा सीधा जो नेशनल करिकुलम का, सिंगल नेशनल करिकुलम का ऐसे था। बाकी तो सारे बड़े इन्फ्लेशन वाला बड़ा फैक्ट्स एंड फिगर्स इंफॉर्मेटिव टाइप का था ना, जो जो इंफॉर्मेशन दे सकेगा वही लिख सकेगा। तो ये प्रूव कर रहा है कि 2023 के सीएसएस के पेपर में भी इस तरह ही 4 से 5 इसी तर्ज की स्टेटमेंट्स जो नॉर्मली इंग्लिश ऐसे पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं करवाते। लेकिन स्टूडेंट फिर भी
यहीं इन क्लासेस में आपको मालूम होगा कि पीएमएस के पेपर आ रहे हैं, तो जी एनर्जी क्राइसिस करा दें, वाटर क्राइसिस करा दें। स्टूडेंट्स रिपीटेडली ये कहते रहते थे। सो एक है स्टूडेंट की माइंडसेट, उसको क्या लगता है क्या इंपॉर्टेंट है, और एक फिर हम एज अ टीचर्स के जो अ, इन पेपर्स की आउटलुक जो है, जो ट्रेंड्स हैं, वो अ, उसके कॉन्टेक्स्ट में अपने स्टूडेंट को एडवाइस कर रहे होते हैं कि भाई अ, इन चीजों पे अब इतना ज्यादा फोकस ना करो, बल्कि अब जरा हट के चीजें देखनी पड़ेंगी। सो यहाँ आके फिर अब आज के एसेज में सिंगल नेशनल करिकुलम एक ऐसा ऐसे है जिसको इंग्लिश के उस्ताद या एवरेज जो उस्ताद बड़ा उन्हें क्लेम किया होगा। मैं तो ये नहीं, अब बड़ा छोटा लगता है मुझे अपने आप को ना कि मैं जो है वो चीजों को क्लेम करूं। तो मेरा क्लेम तो सबसे बड़ा यही है कि जो पैटर्न है, वो जिस तरह मैं पिछले 2 महीनों से 3 महीनों से अपने स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, वही पैटर्न रिफ्लेक्ट हो रहा है। नेवरदलेस चलते हैं जी। और ये चीज चलेगी मेरे ख्याल में। ये चीज 2023 2024 में जितने भी डिस्क्रिप्टिव पीएमएस या इवन सीएसएस के पेपर में, उसमें ये चीजें चलेंगी। एंड आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू पीपल कि काइंडली आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स मत करें, शेयरिंग मत करें। आप में कई उस्ताद भी हैं जो यही कंटेंट हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उन्होंने भी पढ़ा देने हैं। अभी फौरन नहीं पढ़ाएंगे, पकड़े जाएंगे, थोड़े से बाद पढ़ा देंगे। सो मार्केट में जो चीज ज्यादा राउट हो रही होती है, सर्कुलेट हो रही होती है, वो 99% केसेस में पेपर में नहीं आ रही होती। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ प्रूवन फैक्ट। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे हर साल स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर के कंटेंट पे, क्वालिटी पे, उस पे मिल जाएंगे। कोई क्वेश्चन या कोई स्टेटमेंट मेरी आती है या नहीं आती, ठीक है जी। हाँ, मैं सोच रहा था जब डेमोक्रेसी का आप लोग करवाया था ना, मेरे पास एक और आउटलाइन भी बनी हुई थी, पैटर्नलिस्टिक जस्टिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन ये मैं पिछले साल मनमानी ऐसे करवा चुका था। ये बेसिकली मेरे पिछले साल के जो स्टूडेंट्स हैं उनका बेहतर हो गया होगा। पैटर्नलिस्टिक जस्टिफिकेशंस, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, इगैलिटेरियनिज्म, इन वैल्यूज को के साथ डेमोक्रेसी कैसे एसोसिएटेड होती है, पिछले साल मैंने करवाया था ऐसे। इस दफा मैंने उसको जरा नए रुझान में कर दिया। तो जो पिछले साल मेरे साथ स्टूडेंट पढ़े थे, अगर उन्होंने ये ऐसे मेरे साथ किया तो उनको फायदा हो गया होगा आज। सो इट्स अ पैटर्नलिस्टिक जस्टिफिकेशन। वो आपसे यूटिलिटी डेमोक्रेसी की ना जी, उसके उसमें तो काफी फिलोसॉफिकल जो है वो नेचर थी, ऐसे की कोई कंटेम्प्रेरी डिस्क्रिप्टिव नेचर का नहीं था। यू हैव टू जस्टिफाई। हाँ, परसुएशन में था कि आपको एक परसुएटरी मूड में इसको करना था, या आपने एग्री करना था या डिसएग्री करना था, उसी में चलना था एक स्टांस में। तो ये पिछले साल में पैटर्नलिस्टिक जस्टिफिकेशन, आप में से पता नहीं कोई पिछले साल में से पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तो ये एग्जैक्ट ऐसे इसी तरह पैटर्नलिस्टिक जस्टिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ये पिछले साल मैंने कराया था। क्योंकि मैं चेंज करता रहता हूँ हर साल, अपने टॉपिक्स को चेंज करता रहता हूँ। कोई शाजो नाजर ही एक दो होते हैं जो मैं मनोवन रिपीट कर रहा होता हूँ, क्योंकि वो एज अ टीचर फिर इंप्रेशन अच्छा नहीं लगता कि ये तो पिछले साल भी था, अभी भी वही पढ़ा दिया। तो ये मैंने पिछले साल करवाया हुआ।
मैं अगर इस पेपर में ऐसे करता तो मैं यही वाला करता। एनीवेज जी, क्योंकि हम डिस्क्रिप्टिव वाले पोर्शन को देख रहे हैं, तो आज हम एक बड़ा की इशू है, क्योंकि 2023 के पेपर्स में उसने सॉफ्ट ड्रिंक्स पे पूछ लिया, उसके अलावा 22 और 23 के अभी तक के पेपर्स में किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में, कहीं ना कहीं, किसी डिस्क्रिप्टिव में, पीएमएस में, सीएसएस में, वो फूड एंड ड्रिंक्स से रिलेटेड ना कोई बात कहीं ना कहीं जोड़ देता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर मैंने सोचा कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, लेस नोन एस्पेक्ट, फूड वेस्टेज, इस पर आज हम बात करेंगे कि फूड वेस्टेज खासतौर पे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, कि वो किसी भी स्टेटमेंट को इस पे बना के, अब वो स्टेटमेंट वो कोई, अब ये देना कोई कंट्रोवर्शियल इशू नहीं है, इस पर हम सारे जो इस क्लास में मौजूद हैं, वो कोई ये नहीं, डिवीजन नहीं हो सकती ना इस एक सिंगल टॉपिक पे। सिर्फ एक वर्ड जो लिखा है फूड वेस्टेज, इस पर कोई हमारे में डिवीजन नहीं हो सकती कि फूड वेस्टेज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। जब किसी कॉन्सेप्ट पे डिबेट का एलिमेंट आ जाए ना जी, यानी उसके साथ कंट्रोवर्शियलिटी जुड़ जाए, तो वो फिर आप आर्गुमेंटेटिव में लेके चलेंगे, यानी तस्वीर के दोनों रुख उसको बराबरी में दिखा देंगे। अगर उसके साथ कंट्रोवर्शियलिटी, या कंट्रोवर्शियलिटी ना भी हो लेकिन एक डिबेट का एलिमेंट हो, या कंट्रोवर्शियलिटी हो टॉपिक की या डिबेट हो, लेकिन इस तरह के टॉपिक्स, इसमें तो सबने कहना है हाँ जी फूड वेस्टेज, तो ये फिर ज्यादातर परसुएसिव कॉन्टेक्स्ट में भी आ सकते हैं कि जहां पर एक सिंगल स्टांस लेना है, उसमें बात करनी है, या वो स्टेटमेंट कोई डिस्क्रिप्टिव नेचर की भी स्टेटमेंट दे सकता है। क्योंकि यहाँ आप ये तो नहीं कह सकते ना जी कि दोज हु बिलीव के फूड वेस्टेज होनी चाहिए उसके भी बड़े फायदे हैं, ठीक है, तो तब हो जाएगा ना एक ये तो कंट्रोवर्शियलिटी होगी ना जी टॉपिक में, वो ऐसा तो नहीं है ये टॉपिक, तो सीधा सीधा टॉपिक है। सो हम इसको फिर मुख्तलिफ एस्पेक्ट से इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वी नेवर नो कि वो इस पर एक परसुएसिव या डिस्क्रिप्टिव नेचर में कैसा हमें जो है वो टॉपिक बना के देगा। ठीक है जी, तो देखते हैं जी फिर इसको कि इसमें ऐसे क्या जो है वो एस्पेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो हम जो है वो जाहिर है इसको देखेंगे कि इसकी क्या फूड वेस्टेज है क्या। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन की बॉडी है, ये रिपोर्ट करती है कि पाकिस्तान में 36% फूड एनुअली ये वेस्ट होती है जी। अब जब फूड वेस्टेज जेल में आता है ना, तो हम पकी पकाई खाने पीने की चीजें, उनके वेस्ट की तरफ ज्यादा ध्यान जाता है, लेकिन ये उससे बहुत बड़ा टॉपिक है। तो एफएओ की ये ओपिनियन है कि वो एस्टिमेट करते हैं कि 36% फूड पाकिस्तान में वेस्ट हो जाती है जी। ठीक है जी, अब ये वेस्टेज होती क्यों है जी। एक कंट्री जिसमें फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन, हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे
वो कहता जी 60% पॉपुलेशन पाकिस्तान की फूड इनसिक्योर है। पूरे पाकिस्तान में 3 डिस्ट्रिक्ट्स, और वो भी पंजाब के, इनको कहा जाता है जी कि ये फूड सरप्लस हैं जी, ये सरप्लस फूड बनाते हैं जी। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स पंजाब के फूड सरप्लस में है। पूरा बलोचिस्तान, उसको फूड इनसिक्योर कहा जाता है जी। हाफ ऑफ सिंध, उसको फूड इनसिक्योर कहा जाता है। बाकी बस अपनी जरूरत के मुताबिक। सिर्फ पंजाब में भी सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट्स फूड सरप्लस। ऐसा कंट्री जहां 60% पॉपुलेशन फूड इनसिक्योर है, वो 36% फूड वेस्टेज कर देती है हर साल। ठीक है जी। क्या वजह हो सकती है, क्या रीजंस क्या हो सकती है? फूड वेस्टेज फैक्चुअली तो प्रूव है, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट की बात करनी है ना जी। तो फैक्चुअली 2 बड़े फोरम से आपने बात को अपनी को इनिशिएट कर दिया कि ये फैक्चुअली तो प्रूवन है कि फूड वेस्टेज होती है। इसके रीजंस क्या है? अच्छा, रीजन कोई एक नहीं है, या रीजंस कोई पैरेलल नहीं चल रही, बल्कि फूड वेस्टेज की रीजंस ये स्टेजेस में है जी। ये कोई पैरेलल नहीं चल रही, ये स्टेजेस में है जी। ये मामला प्रोडक्शन के लेवल से शुरू होता है, ठीक है जी, हार्वेस्टिंग के टाइम पर भी होता है, हैंडलिंग के टाइम पे भी, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे भी, फिर आपकी रिटेल शॉप्स पे भी, फिर आपकी कंजम्पशन में भी। एक स्टेजेस हैं जिनमें हम फूड वेस्टेज करते हैं। यानी हम कह सकते हैं फ्रॉम द प्रोडक्शन स्टेज टिल द कंजम्पशन स्टेज, हम इन 5-6 स्टेजेस में फूड को वेस्ट करते हैं। तो ये कोई पैरेलल नहीं चल रही। हाँ, कंजम्पशन में फिर पैरेलल है, लेकिन ये पूरी स्टेजेस हैं जी। ये नहीं है कि बस एक कंजम्पशन में ही बस वेस्टेज हो रही है तो यहीं पे पैरेलल रीजंस देख लो ना। ये स्टेजेस हैं, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज, 5वीं स्टेज। ये जो चीज है ये आपके एग्जामिनर को बताती है कि आपकी कैपेसिटी है, चीजों को आपने अच्छी तरह जनरलाइज्ड किया, आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है। वरना जैसे ही फूड शॉर्टेज जेन में आता है, आप कंजम्पशन के लेवल पे ही फूड सॉरी वेस्टेज, आप कंजम्पशन के लेवल पे ही देख रहे होते हैं, और एक पैरेलल यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, शादी ब्याह पे हो रही है तो फलानी जगह हो रही है, तो होटलिंग सेक्टर में हो रही है, तो ये हो रही है, तो वो हो रही है, भाई यहाँ पे आगे स्टक हो जाती है। तो ये है जी। तो ये क्या रीजंस हैं जी? तो ऑफ कोर्स एक तो आपकी ओवरऑल फार्मिंग सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है ना जी। मल्टीपल रीजंस हैं जो आपकी फार्मिंग सेक्टर के साथ जुड़ी हुई, यानी आपका प्रोडक्शन का लेवल प्लस आपका हार्वेस्टिंग का लेवल। इस लेवल पर प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं वो इनसफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है, आउटडेटेड टेक्निक्स का इस्तेमाल, फार्मर्स की तरफ से न्यू टेक्नोलॉजीज, उनकी तरफ रेजिस्टेंस, और सिंपली अफोर्डेबिलिटी का इशू।
कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते न्यू टेक्निक्स। ठीक है, ये प्रॉब्लम है जिसे आप उर्फे आम में कहते हैं लो पर एकड़ यील्ड। आप अपने एक स्क्वायर एकड़ से उतनी प्रोडक्शन नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? इन्हीं वजूहत की बिना पे। तो एक स्टेज तो आपकी ये प्रोडक्शन लेवल की है कि जहां पर आपको ये प्रॉब्लम होते हैं जी। ठीक है जी। इसी में फिर अगला इशू, जब आप हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं, ये कॉमन इशू है पाकिस्तान में। इट्स अ कॉमन इशू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। लैक ऑफ मशीनरी, या फिर आप बोरो कर रहे होते हैं मशीनरी, थ्रेशर्स एंड स्टफ लाइक दैट। कहीं कहीं तो एक पूरे 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 रीजन में, पूरी एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी में आप रेंटेड मशीनरी यूज कर रहे होते हैं। एक जगह वो जा रहे हैं, फिर दूसरी जगह जा रहे हैं, तीसरी जगह जा रहे हैं, और उस गिवन टाइम में अगर कोई रेनी सीजन आ गया, आप तो खड़ी फसल इफेक्ट हो जाती है, फूड वेस्टेज। तो एक तो ये इस हार्वेस्टिंग के टाइम का, तो फिर आप वही पुराने आउटडेटेड कन्वेंशनल मॉड्यूल में चलना शुरू कर देते हैं कि जी टाइमली फिर हार्वेस्टिंग कर लें। उसमें भी फूड वेस्टेज होती है। फिर हार्वेस्टिंग के साथ ही पोस्ट हार्वेस्टिंग इश्यूज भी हैं। पोस्ट हार्वेस्टिंग इश्यूज क्या है? भाई आपने स्टोरेज भी तो करना है। फौरन तो नहीं है ना कि इधर आपने चीज हार्वेस्ट की और इधर ही आप जो है वो मंडी ले गए हैं, या आपने रियासत को साथ ही भेज दिए। तो स्टोरेज के इश्यूज हैं। स्टोरेज में इटसेल्फ पेस्ट इन्फेस्टेशंस के इश्यूज मौजूद है। दौरान स्टोरेज भी तो कीड़े लग जाते हैं ना जी। फौरन तो नहीं होता कि इधर आपने चीज काटी और इधर ही आपने, वो छोटे स्केल पे तो चलो ठीक है कि आपने थोड़ी बहुत ही कोई वेजिटेबल्स लगाई हुई है, वो आपने कॉन्ट्रैक्ट पे एडवांस में किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दी तो अलग बात है। लेकिन एक बड़े कैनवस पे कॉटन, वीट, शुगर केन, आप फौरी तौर पर तो नहीं जा रहे होते ना। ये तो प्रॉब्लम, बड़े संगीन प्रॉब्लम होते हैं। जस्ट इन द केस ऑफ शुगर केन, हार्वेस्टिंग की, साथ ही लोड कर दिया और भेज दिया किधर? फैक्ट्रीज में, शुगर फैक्ट्रीज में। लेकिन इन शुगर फैक्ट्रीज के बाहर लंबी लंबी लाइन, समटाइम इट टुक 10 to 15 days, कि जिसमें आपकी बारी नहीं आती और आपका शुगर केन जो है वो खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ। इफेक्ट करता है ये, कम करता है लेकिन करता है। सेम इज द केस विद वीट। वीट इमीडिएटली तो आप गवर्नमेंट को जो है वो डिलीवर नहीं कर देते। प्रॉब्लम आते हैं। प्रॉब्लम क्या आते हैं? पहले आपको गवर्नमेंट में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। फिर आपको वो बैग्स लेने पड़ते हैं जिसको उर्फे आम में क्या कहते जाते हैं जी, बारदाना। वो बैग्स आपको दिए जाते हैं। फिर प्रोक्योरमेंट का जब प्रोसेस स्टार्ट होना है, अब आपने लेके आना है सेंटर पे। अब वो 7 दिन में आए, 10 दिन में आए, 15 दिन में आए। सो इस सारे काम में स्टोरेज का इशू तो आ गया ना जी।
So it is estimated that from farming, initial farming to harvesting to post harvesting storage issues, हम अपनी जो स्टेपल फूड्स हैं, स्टेपल फूड, उसका 10% अप्रोक्सीमेटली 10% वेस्टेज का शिकार इस स्टेज पर हो जाता है। कलेक्टिवली आपकी स्टेपल फूड का 10% वेस्टेज का शिकार हो जाता है इन्हीं 3-4 स्टेजेस में। तो आप इनको अलग अलग हेडर बना के कर लें, आप इनको एक साथ कर लें, लंबा आर्गुमेंट हो जाएगा, वो आपकी मर्जी है। फिर ये कि इशू एक बहुत बड़ा, वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन, इसमें भी इश्यूज हैं। नाइनटीन 1980 से पाकिस्तान में कोल्ड स्टोरेज का आइडिया चलना तो शुरू हुआ है। स्टिल कोल्ड स्टोरेज का आइडिया ये तो 10 to 15% सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करता, बस सिर्फ टोटल पाकिस्तान की। आपने चीजें कोल्ड स्टोरेज में रख दी, पर्पस भी इसका फूड वेस्टेज को कंट्रोल करना नहीं होता, बल्कि प्रॉफिट मेकिंग होता है। तो उसका तो नेचर ही बदल जाती है। नेवरदलेस डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन के कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज, रेफ्रिजरेशन के इश्यूज, लॉजिस्टिक्स के इश्यूज, ठीक है जी, इसमें बहुत ज्यादा फूड स्पॉइल हो जाती है जी। अगर हम इसको सिर्फ प्रोटीन सेक्टर में देख लेना जी, लेट्स से फिशिंग में, तो फिशिंग हमारी उसमें जो ये जो रेफ्रिजरेशन है ना जी, हम प्रोसेस्ड फूड इसको पसंद नहीं करते पाकिस्तानी लार्जली। हम फ्रेश फूड, सी फूड में फ्रेश सी फूड को पसंद करते हैं, प्रोसेस्ड फूड को ज्यादा पसंद नहीं करते। तो रिजल्टेंटली आप लेस देन 500 बिलियन यूएस डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स ही कर रहे हैं सिर्फ फिशिंग से। अगर आप सिर्फ लॉजिस्टिक्स और रेफ्रिजरेशन को बेहतर कर लें तो आप यहां से एक्सपोर्ट भी अपनी बढ़ा सकते हैं। और क्योंकि आप फ्रेश में चल रहे होते हैं कि फ्रेश सी फूड यूज करनी, तो उसमें फिर वेस्टेज भी होता है जी। इन एडिशन टू दिस आपका डेयरी सेक्टर, मीट सेक्टर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये भी वही फ्रेश कल्चर कि जी फ्रेश चीजें खानी, प्रोसेस्ड फूड की तरफ नहीं जाना जी। ये सारे बड़े पेरिशेबल आइटम्स हैं जी, डेली के डेली इनका यूजेज हो गया तो ठीक है, नहीं तो गए। सो ये आपके जितने ये सेक्टर्स हैं जो कि जिनमें फिर सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा जो प्रोसेस है, इन द वेक ऑफ एनी स्ट्राइक, मेन रोड्स आपके बंद हो जाए तो आपकी पूरी फूड सप्लाई चेन को इफेक्ट हो जाती है।
पूरी की पूरी। इट इज एस्टिमेटेड राउंड फिगर में अप टू 5% तक हम अपनी फूड वेस्ट कर जाते हैं, इस चक्कर में कि फ्रेश कल्चर ही, इस चक्कर में कि ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज, रेफ्रिजरेशन के इश्यूज, लॉजिस्टिक्स के इश्यूज, पैकिंग के इश्यूज, हम 5% तक फूड इस स्टेज पर अपनी जाया कर जाते हैं। ठीक है जी, ये एक इशू है। ठीक है जी, ये मिला के इन दो हेडर्स में हम 15% तक अपनी फूड वेस्टेज कर जाते हैं जी। फिर इसके बाद आपका रिटेल बिजनेस। ठीक है जी, अब रिटेल बिजनेस आपको मार्केट से आपके स्टोर्स तक का जो सफर है, इसमें इश्यूज हैं। इनमें इश्यूज ये हैं कि मार्केट से स्टोर के लेवल पर जब आप आते हैं, अब ये कोई स्टोर ठेला भी हो सकता है, कोई ग्रोसरी स्टोर भी हो सकता है, कोई सुपर स्टोर भी हो सकता है, जैसे भी है, ये एक पर्टिकुलर आइटम को फिर स्टैंडर्डाइज्ड करते हैं, छांटी करते हैं, और कई दफा लो क्वालिटी आइटम्स को ये डिस्कार्ड कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है जी, यानी वो अपने पीसेस के जो अपीलिंग नहीं है, लेस अपीलिंग है टू सेल, उनको ये वैसे डिस्कार्ड कर देते। हालांकि ऐसे आइटम्स को सेपरेट भी रखा जा सकता है फॉर दोज हु कैन नॉट अफोर्ड, कि वो उनको यूज कर लें। सो रिटेल बिजनेस इस लेवल पर भी जो है वो फूड वेस्टेज रिपोर्ट की जाती है, लेकिन ये लेस देन 1% है ऑफ योर ओवरऑल फूड वेस्टेज में, ये लेस देन 1% है, लेकिन हो रही है यहाँ पे भी रिटेल बिजनेस में। फिर इसके बाद दो बड़े इंपॉर्टेंट सेक्टर, पहला तो फिर आपका हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। होटल्स आ गए, रेस्टोरेंट्स आ गए। ठीक है जी, समझ आती जी। फिर आपकी जो है वो, यानी इसी में आपकी जो है वो वेडिंग्स आ गई, मुख्तलिफ और। सो पाकिस्तान एक ऐसा कल्चरल और रिलीजियस जो 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 फेस्टिवल्स हैं वो तो इनकम्प्लीट हैं विदाउट एक्सेसिव फूड। इवन एक बफे, क्यों जी, वो भी फुल होना चाहिए जी। सो होता क्या है, ओवर प्रिपरेशन करवाई जाती है। ठीक, समझ आती है जी। बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा वेगेंट प्रैक्टिसेस, पुअर प्लानिंग फूड वेस्टेज का शिकार होती है।
सरेदस्त आपके तमाम प्रोविंसेस में ये ट्रेंड सबसे ज्यादा पंजाब में है जी, सबसे ज्यादा पंजाब में ये जो है वो ट्रेंड मौजूद है। सही है जी। ये इक्वल है टू प्रीवियस सेक्टर्स जी। यानी अगर आपके पिछले सेक्टर 15-16% तक फूड वेस्टेज करते हैं, तो ये सिंगल सेक्टर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर 15-16% तक फूड वेस्टेज करता है जी। और इसमें सबसे ज्यादा 2/3% ऑफ दिस 15 to 16% ये पंजाब में होती है जी। और ये लेस रिपोर्ट हुई होती है जी केपी में एंड बलोचिस्तान में जी। सबसे कम लेस रिपोर्ट यहाँ होती है, सबसे ज्यादा रिपोर्ट ये पंजाब में होती है। एज अ कल्चर का पार्ट हो जाता है जी। आबादी ज्यादा है वहाँ, कल्चरल प्रैक्टिसेस भी ज्यादा होंगी, रिलीजियस फेस्टिवल्स भी ज्यादा होंगे, वहीं पे ये काम होते हैं सर। वहाँ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी ज्यादा होगा, जहाँ आबादी ज्यादा होगी वहाँ ये काम होगा। लेकिन पुअर प्लानिंग भी बहुत ज्यादा। इफ यू अटेंड एनी पख्तून मैरिज और अ बलोच मैरिज, तो वहाँ फूड वेस्टेज कम मिलेगी आपको। सो ये जो आपका हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इंक्लूडिंग फिर इसमें वेडिंग्स और कल्चरल फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, और फिर इनकी प्रमोशंस, बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट वन फ्री, ये सारे ये एस्पेक्ट सारे के सारे। आज से कुछ अर्सा पहले तक ये कुछ होटल्स ट्रेंड ने फिनिश योर मील गेट 10% डिस्काउंट, गेट 15% डिस्काउंट, फिनिश योर मील बुफे में कि जी अगर आपके टेबल पे फिनिश योर मील आप करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेंगे, लेकिन कोई इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा। तो फूड वेस्टेज जब स्ट्राइक करता है तो हम बस एक ही जो है वो डायनामिक्स में सोच रहे होते हैं। ये बहुत सारे ये पैरेलल हैं, वो सॉरी स्टेजेस में है ना जी। हाँ, इसके अंदर अब ये पैरेलल है, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, वेडिंग्स, कल्चरल फेस्टिवल्स, ये पैरेलल है। ये 15-16% ये पैरेलल में कैसे हो रहा है, लेकिन बाकी सारी स्टेजेस में आ रहा है। ठीक है जी। और जो रिमेनिंग आपका 4-5% है, यानी टोटल वो 36% है जी, FAO की के साथ जुड़ी ना बात। बात तो वहीं से चला रहे हैं, उनके डाटा से बात चला रहे हैं। तो ये जो 4-5% है, इसको फिर ये आपका फिर कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। ये 21st सेंचुरी में रिपोर्ट हो रहा है जी आपके यहाँ ज्यादा। अब आपके यहाँ बड़ी बड़ी मार्केट्स बनी हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स बने हैं, सुपर स्टोर्स बने हैं, ग्रोसरी स्टोर्स बने हैं। अब आप यहाँ ये कल्चर डेवलप होना शुरू हुआ, बाय मोर। The consumers they buy more quantity of food than their requirement। तो इवेंचुअली वो एक्सपायर हो रही होती है घरों में। एवरी हाउस होल्ड, एक एवरेज मिडिल क्लास, एलीट को तो छोड़े ना, एक एवरेज मिडिल क्लास घर, उसका तो मसला ही यही है। ठीक है जी। डेली बेसिस पर लेफ्ट ओवर फूड जिसको डिस्कार्ड किया जा रहा होता है डेली बेसिस पर। सही है जी। ये तो घर घर की कहानी है। सही। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर है कि जो वी बाय मोर, वी कुक मोर,
इवन अगर कोई गेस्ट भी आ जाता है, सो ये जो बिहेवियर है, ये यहाँ पर उसको वो कहा जाता है जनाब कि इसकी वजह से यूं आपकी ये सारी डिवीजन जो है वो अ, आती है कि जनाब इतने इस तरह आप मुख्तलिफ स्टेजेस में जो है ना वो अपने आप को जाया कर रहे हैं जी, फूड को अपनी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी अफेक्ट्स क्या हैं, इसकी इम्प्लीकेशंस कहाँ कहाँ हमें किस किस सफीयर में नजर आती हैं। बड़ा सीधा सीधा इंफॉर्मेशनल टॉपिक है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सीधा सीधा इंफॉर्मेशनल टॉपिक है। लेकिन जरा हट के है ना, तो जितनी मैक्सिमम हम चीजें मेन स्ट्रीम चीजें तो देखनी देखनी ही है, तो हट के जितने काम हो जाएं उतना ज्यादा बेहतर है। आज सैटरडे है संडे है? संडे शुरू हो गया। हाँ जी, ये एक अनाउंसमेंट सुन लें जी। आपकी जो मेरा ख्याल है हाँ जो अब आपकी क्लासेस, यानी कल होगी क्लास आपकी संडे की, लेकिन इसके बाद आपकी क्लासेस फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को ही चलेंगी, 4 दिन। क्योंकि 9 जून से मेरा फ्राइडे सैटरडे संडे ये करंट अफेयर्स का सेशन मेरा स्टार्ट हो रहा है, सेम टाइम है। तो वो आपकी क्लासेस फिर 4 दिन ही होंगी। ठीक है जी। सीमाब कुरैशी, कोई रिश्तेदार बैठा है एफपीएससी में, या नई नई कोई रिश्तेदारी हुई है एफपीएससी में? अपनी सजेशन अपने पास रखें जब तक मैं ना पूछूं। आप लोगों की इतनी औकात नहीं है कि आप ऐसे के कंटेंट पे जो है ना वो कोई बात कर सकें, वरना पैसे दे के मेरे से पढ़ते। तो अपनी सजेशंस टॉपिक से रिलेटेड वो अपने पास रखें। ले जी, क्योंकि जब स्टूडेंट इस तरह करते हैं तो कई दफा फिर मैं चिढ़ जाता हूँ, मैं जान के वो टॉपिक नहीं करवाता, मैं जो बाहर में जाओ। सो अपनी सजेशंस अपने पास रखें, मुझे मेरे टॉपिक्स के कंटेंट तैयार करवाने में। जब स्टूडेंट इस तरह की हरकतें करते हैं तो मैं एज अ टीचर जो है ना वो एक माइंडसेट मेरा, वैसे नखरे वाला तो मैं बड़ा टीचर हूँ, तो वो फिर मैं कहता हूँ अच्छा बाहर में जाओ, ये मैंने कराना ही नहीं। तो वो अपनी सजेशन अपने पास रखें। तो आपकी अब क्लासेस कल संडे की क्लास होगी, उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे की क्लास चलती रहेगी। लें जी, आगे चलते हैं जी। इम्प्लीकेशंस क्या हैं जी? छोटी 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 इम्प्लीकेशंस जो हैं उनको देखना जरूरी है, लेकिन 3 बड़ी इम्प्लीकेशंस फूड शॉर्टेज, तो सॉरी फूड वेस्टेज के कॉन्टेक्स्ट में। मॉरल, सही है जी, मॉरल वेस्टेज, मॉरल एस्पेक्ट या मॉरल जो है इसकी जो है वो इम्प्लीकेशन। ठीक है जी। इन्वायरमेंटल, ठीक है जी। ज्यादा कोई बड़े बड़े आर्गुमेंट्स नहीं है, लेकिन छोटे छोटे। फिर इकोनॉमिक, इनके साथ हम सोशल को भी हेल्थ को भी बाकियों को भी देख लेंगे, लेकिन बड़े ये 3 आर्गुमेंट्स हैं जी।
तो इन इम्प्लीकेशंस को हल्का फुल्का ट्रेस कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर किस तरह के जी मॉरल को देख लेते हैं। अब बात यह है कि ये तो प्रूवन फैक्ट है, हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे का 60% पॉपुलेशन फूड इनसिक्योर है। लेकिन फूड इनसिक्योरिटी मुख्तलिफ चीजों से मिलके बनती है। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है, एक्सेस टू फूड है, ठीक है जी, कैपेसिटी टू बाय फूड है, ठीक है जी, माल न्यूट्रिशन का इशू तो नहीं है, तो ओवरऑल 60% है। ये तीनों सेक्टर्स मिला के कोई 40% कंट्रीब्यूट करते हैं और ये एक सेक्टर 20% कंट्रीब्यूट करता है। जनाब हमारी टोटल पॉपुलेशन उसका 20% अंडर नरिश्ड रहता है जी, अंडर नरिश्ड रहता है, ठीक है जी। एक स्कॉलर है पीटर सिंगर, इसकी बड़ी स्टेटमेंट मशहूर है, ये किसी ऐसे में भी आ सकती है। इफ वी कैन प्रिवेंट हार्म विदाउट सैक्रिफाइसिंग समथिंग of comparable importance, we ought to do so. तो फूड वेस्टेज के कॉन्टेक्स्ट में हम क्या हार्म इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं? हम हंगर को बढ़ावा दे रहे हैं, हम माल न्यूट्रिशन को बढ़ावा दे रहे हैं। अपनी एक बड़ी पॉपुलेशन, मेरी आपकी ये कलेक्टिव सिन में हम एंगेज हैं। मॉरल, मैं आपको कई दफा पहले भी बताया था कि वेन एवर देयर वुड बी अ वर्ड मॉरल, तो वो समाज के साथ जुड़ी बात होगी। जब बात होगी एथिकल, तो वो फिर इनफरादी बात होगी। लेकिन आपकी उस इनफरादी हरकत से अगर समाज मुतासर हो रहा है तो वो फिर एथिकल नहीं रहेगी, वो मॉरल हो जाएगी। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एथिकल एंड मॉरल। तो मॉरल समाज उससे आप, ये हम सब कलेक्टिव सिन इसमें जिम्मेदार है। तो इसका सबसे बड़ा मॉरल इंप्लीकेशन क्या है कि 20% हमारी जो आबादी है जो अंडर जो नरिश्ड है, हम सब कलेक्टिवली उस सिन में मौजूद हैं। हम ये हार्म खुद इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं अपने माशरे पे, ठीक है जी। If we can prevent harm without sacrificing something of comparable importance, we ought to do so. हो सकता है ये किसी भी जगह पर या ऐसी कोई स्टेटमेंट ऐसे में पूछ ले, वो पता नहीं। तो ये हम हमारी एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, लेविश मील्स ना इस्तेमाल करें सोशल इवेंट्स पे, वेडिंग्स पे, रिलीजियस गैदरिंग्स पे, जहां माइंडसेट ही ये चल रहा होता है कि सरप्लस फूड अरेंजर नहीं। तो जब आपका 20% पॉपुलेशन ही माल न्यूट्रिशन है, तो आप कम से कम इन चीजों को, हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है, ठीक है जी।
ये इनइक्विटी मुआशरे में बनाती है जी। सही है जी। सो स्कार्सिटी इतनी होती नहीं है जितनी हम अपनी इस मॉरल इशू की वजह से स्कार्सिटी बना जाते हैं। सो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी pertaining to फूड वेस्टेज। ठीक है जी, समझ आती है जी। सो एक बड़ा इम्प्लीकेशन तो वो जुड़ा हुआ है, वो मॉरल इम्प्लीकेशन है। ठीक है जी। दूसरा बड़ा फिर एस्पेक्ट, दैट इज इकोनॉमिक इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, इकोनॉमिक एस्पेक्ट। ठीक है जी। वो भी अब इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है? अब बात ये है कि इसके साथ जुड़े जो इकोनॉमिक जो है वो है लॉस, उनको जरा देख लेते हैं। ये इकोनॉमिक लॉस भी फिर मल्टी लेयर्ड है, मल्टी लेयर्ड इकोनॉमिक लॉस है जी। उनको जरा हाईलाइट कर लेते हैं। अब गुजारिश इस तरह कि ये कोई डाटा इस पे नहीं है, लेकिन जहां पे डाटा नहीं तो इट इज स्टेटेड, इट इज रिपोर्टेड कर सकते हैं आपने कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स एनुअली हमें कॉस्ट भरनी पड़ती है जी। इसी फूड को अगर हम प्रोसेस्ड कर लें, लेस यूज या अकॉर्डिंग टू नीड यूज कर लें, तो रिमेनिंग फूड आपकी मार्केट में भी घूमेगी, वो एक्सपोर्ट भी होगी, लेकिन वो हम सारी उसकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम फूड की मद में जाया कर देते हैं। ठीक है जी। और सिर्फ यहां तक बात नहीं है कि हम इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज को देख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज भी। आप फूड वेस्टेज करते हैं 36%, इट मीन्स कि 64% आप इस्तेमाल कर रहे हैं, 36% आप वेस्ट कर रहे हैं, टोटल फूड सोर्सेज। अगर आप इनको बेटर मैनेज कर लें और उसमें आपके 20% माल न्यूट्रिशन वाले भी, नियरली हाफ आप कह लें, तो इट मीन्स कि आप अपने रिसोर्सेज 18 से 20% तक अपने रिसोर्सेज, आपका वाटर, लैंड, एनर्जी, लेबर, पैसा, ये आप किसी और सेक्टर में, किसी और प्रोडक्शन में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप अपने रिसोर्सेज को भी आपने बांध के रखा हुआ। इस 36% को आप मैनेज करें, आधा आपके जो माल न्यूट्रिशन वो है, न्यूट्रिशन पॉपुलेशन है, वो भी निकाल दें बीच में से, तो बाकी आधी तो आप जितना उस पे आप फसलों की काश्त पे
डीजल भी लगता है, पानी भी लगता है, जमीन भी लगता है, लेबर भी लगती है, पैसे भी लगते हैं। तो ये चीजें आप कहीं और किसी और सेक्टर में भी तो यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये बहुत बड़ा वेस्टेज है रिसोर्सेज का भी। ठीक है जी। ठीक है जी। 7th 8th हमें लार्जेस्ट फ्लोट करते हैं हम, 7th 8th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वीट का जी दुनिया में। कभी 7th, कभी 8th, कभी 7th, कभी 8th। ठीक है जी। आप और कुछ ना करें, आप सिर्फ बेटर मैनेजमेंट अगर वीट सेक्टर की कर लें तो आप यहां पर अपने आप को टॉप 3 में ला सकते हैं, टॉप 4 में ला सकते हैं। ठीक है जी। तो वंस फॉर ऑल आपका वीट शॉर्टेज का इशू तो एड्रेस हो जाएगा, बल्कि आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। करते तो अभी नहीं है आप, लेकिन वो तो आप सिर्फ डॉलर बनाने के चक्कर में करते हैं। वरना तो शायद आप ना करें। ठीक है। समझ आ रही है। फिर इकोनॉमिक लॉस में ये जो आप वेस्टेज करते हैं, भाई इसको कोई उठाने भी तो आता है ना। क्यों जी। तो इसके साथ आपकी फिर वेस्ट मैनेजमेंट की कॉस्ट भी तो जुड़ी हुई है ना। वेस्ट मैनेजमेंट दो ही स्फीयर्स में आपका इसका सबसे बड़ा जो वेस्ट है, प्लास्टिक एंड फूड। ये दो बड़े वेस्ट हैं आपके। ये ओवरऑल आपकी वेस्ट मैनेजमेंट को 50% से ज्यादा इन दो सेक्टर्स की कंट्रीब्यूशन मिला के। और बाकी तो फिर कई सेक्टर्स है ना, मेडिसिन के भी हो गए, तो फलाने ये वो लटर पटर जो है। लेकिन जो दो बड़े वेस्ट मैनेजमेंट में वेस्टेजेस हैं वो प्लास्टिक, यूज ऑफ प्लास्टिक एंड फूड वेस्टेज। और इनका डायरेक्ट फिर आपकी इन्वायरमेंट पे भी, कि अगर इनको प्रॉपरली टाइमली इस वेस्ट को मैनेज ना किया जाए तो इसके फिर इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स भी आते हैं पोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में भी। ठीक है जी। ये क्लीन अप कॉस्ट आपकी जो है वो हाई हो जाती है। और इस चीज का अगर आपकी इसको आप बेटर अरेंज नहीं करते, इफ नॉट अरेंज्ड, गंदगी फैलेगी, टूरिज्म आपका इफेक्ट होता है, लोकल बिजनेस इफेक्ट होता है। बड़े शहरों में तो ये प्रॉपर अथॉरिटीज बना के, इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज बना के वेस्ट मैनेजमेंट की जा रही है। इतना बड़ा इशू है, यानी आपको वेस्ट मैनेजमेंट की अथॉरिटीज बनानी पड़ेगी। उन अथॉरिटीज की कॉस्ट नहीं है, वो आप कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं देते, वो एडिशनल एक्सपेंस नहीं। तो आपकी इकोनॉमी पर किसी ना किसी तरह ये इम्पैक्ट आता है इसका। ठीक है जी। और तीसरा फिर जाहिर बात आ गई इन्वायरमेंट की, इन्वायरमेंटल इंप्लीकेशन। इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, इन्वायरमेंटल इंप्लीकेशन, ये कैसे आ गई भाई। वेस्टेज ऑफ फूड जो है ये कॉमनली तो लगता है ना कि ये ह्यूमन इशू है। ठीक है जी। लेकिन ये इन्वायरमेंटल इशू भी है। ये प्रूवन है, ये साइंटिफिक स्टडी आप गूगल कर सकते हैं, ये प्रूवन है कि वेस्टेड फूड
ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन में कंट्रीब्यूटर होती है जी। गल सड़ जाती है फूड, तो ये आपके ग्रीन हाउस गैसेस में की एमिशन में इसमें एक कंट्रीब्यूटर है। गो के बड़ा कम पोर्शन है, लेकिन कंट्रीब्यूटर तो है। सही है जी। टॉप 10 में आते हैं जी आप, उन कंट्रीज में जो मोस्ट अफेक्टेड हैं बाय क्लाइमेट चेंज। सो ऐसा नहीं है कि फूड वेस्टेज सिर्फ इंसानों की, चलो जी ये ना करें, किसी को बेहतर कर लें अपनी प्रोडक्शन और बाकी सारे काम, लेकिन ये भी इश्यूज है और बड़े सीरियस इश्यूज है कि वेस्टेड फूड ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन में जब गल सड़ जाती है तो वो कंट्रीब्यूटर होती है, जस्ट लाइक प्लास्टिक जब आप उसको आग लगाते हैं, जस्ट लाइक ट्रीज जब उनको आप काटते हैं, जस्ट लाइक यूज ऑफ ये फॉसिल फ्यूल्स, तो ये भी कंट्रीब्यूटर है जी। ठीक है जी। समझ आ रही? हेल्थ इंप्लीकेशन भी है फिर, हेल्थ इफेक्ट्स हो गए, हेल्थ इंप्लीकेशंस हो गए, वो भी इसके साथ जुड़ी हुई है। सीधी सी बात है, जब लैक ऑफ एक्सेस होगी टू 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 फूड, या इनफ फूड जितनी आपको जरूरत है, तो फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स तो बनेंगे। ठीक है जी। फिर जब आप वेस्टेड फूड उसको मैनेज नहीं करते, तो भाई उसके साथ फिर डिजीजेस भी जन्म लेती हैं, इंसेक्ट्स हो गए। ठीक है। वो क्या कहेंगे चूहों को, रोटेंट क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में? माउस के लिए रैट्स तो होते हैं ना, एक अच्छा और वर्ड भी यूज होता है, हाँ रोडेंट्स। तो वो तो हेल्थ रिस्क तो फिर बनना शुरू हो जाता है ना जी। भाई इन इंसेक्ट्स ने, इन जानवरों ने, आप प्लास्टिक तो नहीं खाना ना कूड़े के ढेर पे। यही आपके इर्द गिर्द फिर बढ़ते रहते हैं। और ये हेल्थ फिर सिर्फ ह्यूमंस की नहीं है जी, आपकी कैटल, अदर एनिमल्स जो ऐसे ही वेस्टेज पर गुजारा कर रहे होते हैं, तो उनकी भी हेल्थ इफेक्ट हो रही होती है। सोशल का तो वही कि 20% जो है वो पॉपुलेशन आपकी माल न्यूट्रिशन है, 60% जो है वो फूड इनसिक्योर है, वो तो चलो छोटा सा ही है, ज्यादा से देने की जरूरत नहीं। ये आपके प्रॉब्लम्स हैं भाई, ये उनकी इम्प्लीकेशंस हैं, फूड वेस्टेज। तो इसको फिर एड्रेस भी कर लेते हैं, क्योंकि सीधा सीधा डिस्क्रिप्टिव नेचर का टॉपिक है, हाउ टू एड्रेस। मैंने इन दिनों में अगले 7-8 जो हमारे टॉपिक्स हैं, वो ऐसे ही टॉपिक्स होने हैं कि जो बड़े छुपे हुए, बड़े कॉर्नर्स में लगे हुए टॉपिक्स हैं, कुछ पास्ट पेपर्स में ऐसे कुछ आए हुए हैं, अगर
या कुछ और मैंने कुछ देख लिए, तो हमने ऐसे ही अगले कुछ लेक्चर्स में इन्हीं को पकड़ना है कि यार ये तो बड़े अ, कोई भी अगर हमें इनमें से कुछ भी वो पूछ ले, तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो हो ना लिखने के लिए। हाउ टू एड्रेस, तो भाई ये तो पता है स्टेजेस में इशू है, मल्टी लेयर्ड इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, तो एक सिंगल पॉलिसी या सिंगल सजेशन से तो सारे काम ठीक नहीं हो जाएंगे जी। एक कंप्रीहेंसिव एंड मल्टी फैसेटेड अप्रोच चाहिए, कंप्रीहेंसिव एंड मल्टी फैसेटेड अप्रोच चाहिए। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, ये अगले 5 मिनट में मैं लिख दूंगा और आपको समझ भी आ जाएगी। आपने अंग्रेजी करनी है अपनी बस। फार्मिंग इंप्रूव करें, बच्चों वाला काम है, कोई बड़ी बात नहीं। कैसे इंप्रूव होगी फार्मिंग? फार्मर्स को एजुकेट करें, फार्मर्स को अपडेटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स मैंडेटरी करें, कंपलसरी करें, ताकि आप एक तरफ तो अपनी पर एकड़ यील्ड भी बढ़ा लें और दूसरी तरफ इस सारे प्रोसेस से आप फिर अपनी जो इनिशियल स्टेज पे फूड वेस्टेज है उसको कंट्रोल कर लें। क्योंकि फिर ज़ाहिर है पेस्टिसाइड्स भी तो चाहिए ना, फूड जाया ना हो। परिंद और फिर आपके इंसेक्ट्स वो भी तो आपके फूड को वो जाया कर देते हैं ना जी। फिर इसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, बच्चों वाले काम है, अब आपको वाज़ह तौर पर नजर आ जाएगा, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ कुछ ये की आइडिया नया आ गया ना, एजुकेट करें, रिसोर्सेज दें, मैंडेटरी कर दें टेक्निक्स, लेकिन ओवरऑल तो इम्प्रूव फार्मिंग हर कोई लिख सकता है, कोई इतना बड़ी वो सीएसएस के लेवल पर इस इतनी बड़ी रॉकेट साइंस को नहीं है। ठीक है जी। स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग सेक्टर, इसको फैसिलिटेट करवाया जाए, इसमें टैक्स कट या नो टैक्स की प्रोविजन देके इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को प्रमोट करवाया जाए, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के सेक्टर को। जितना ज्यादा ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा उतनी ज्यादा आपकी फूड मैनेजमेंट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जितना ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरेज प्रोसेसिंग का बेहतर होगा, फूड मैनेज होना शुरू हो जाएगी। तो इसमें गवर्नमेंट्स क्या कर सकती हैं कि यहाँ टैक्स कट या नो टैक्स की प्रोविजंस देके इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को प्रमोट करें। सही है। यार मैं आपको अपनी ना पर्सनल एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ हमारे घर के पास ये गांव है सारा, तो एक कनाल की वो जगह है जो, उसकी 4 दीवारी हमने की, एक अंदर पानी की मोटर लगाई है बस। ये सारी जगह हमने, मेरी बेगम ने और मुलाजमीन ने ना, सब्जियां और टमाटर प्याज और ये वो चीजें, वो खत्म ही नहीं हो रही है। वो भिंडियां रोज ही उतर के आ रही हैं, टमाटर आ रहे हैं आजकल, कद्दू, बैंगन, करेले, सब्ज मिर्चें, टिंडे, शिमला मिर्च, अभी थोड़ा सा प्याज, प्याज पूरा गट्टू भर गया, सिर्फ इस एक कनाल में से चीजें आती जा रही, घर में सब्जी बाहर से नहीं आ रही।
सही है जी। सिर्फ एक कनाल से 3 घर इससे सब्जी खा रहे हैं, 2 मेरे मुलाजमों की फैमिलीज, एक हमारी फैमिली, सिर्फ एक कनाल से, जिसको हमने मैनेज कर रहे हैं, लुक आफ्टर करते हैं, लाला खारी साल। ठीक है। इतना पोर्शन एक का लगा लिया, इतना एक का लगा लिया, इतना एक का लगा लिया, इतना एक का लगा लिया, एक नाल है, सिर्फ 3 फैमिलीज। अभी ये वाली सब्जियां खत्म होंगी तो अगली लग जाएंगी, आधी तो थोड़ी सी लग भी गई हैं। तो एक कनाल से 3 फैमिलीज, 3 फैमिली में 5 हमारे घर में लोग, मेरे मुलाजम और उनके 5 बच्चे, 7 वो हो गए, दूसरा मुलाजम और उसके 3 बच्चे, 5 की वो फैमिली, 17 लोग एक कनाल से सिर्फ काम चलाने। क्या हो रहा है, जो आ रहा है वो एक डीप फ्रीजर में हम रखी जा रहे हैं, रखी जा रहे हैं, रखी जा रहे हैं, रखी जा रहे हैं, उतरता आ रहा है, निकलता आ रहा है, उतरता आ रहा है, निकलता आ रहा है। ठीक है। इस्तेमाल किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, बाजार से लाते तो अच्छा जी, 1.5 किलो सब्जी ले आओ, अब उसमें से जो पक जानी है वो खाई जानी है, जो नहीं वो जाया हो जानी है। अब वो पड़ा हुआ फ्रिज में, जो है वो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पक रहा है, कोई वेस्टेज नहीं हो रहा, सिरे से नहीं हो रहा। ठीक है जी। छोटा सा पीस ऑफ लैंड है, लेकिन 17 लोग, उनका छोटा छोटा छोटी छोटी जरूरियात पूरी हो रही है, और कोई इतना कॉस्टली भी नहीं है, बस वो जमीन का खर्चा हुआ ना, जो जमीन खरीदी, 2 मुलाजम, उनकी बीवियां, मेरे बेगम मेरी, जाके घंटा 1.5 घंटा लगा के मैनेज करके आ जाते हैं। ठीक है। बाकी स्टोर होता जा रहा है, स्टोरेज है, रेफ्रिजरेटर में स्टोर होता जा रहा है। अच्छा जी, क्या पकाएं, ये पका लो, चलो, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। इसको मैं इस तरह देखता हूँ ना, अगर हम बाजार से लाएंगे तो जी मेरे घर में 1.5 किलो आ रहा होगा, वो 1.5 किलो की सब्जी पकनी है, वो जनाब जितनी खाएगी खाएगी, बाकी तो उसको किसी ने फिर 2 दिन बाद, 1 दिन बाद हाथ नहीं लगाना, ये पूरा बासी होगी। समझ आ गई। हम तो ये कल्चर कर रहे हैं। स्टोर कर लेते हैं भाई, स्टोर मतलब जो है वो फ्रिज में स्टोर करते हैं, इतना बड़ा तूने ज्ञान लिख दिया। तो ये तो बड़ा अच्छा काम है। मैंने आगे तजर्बा करना है, अदरक और लहसुन भी मैंने लगवाना है, अदरक और लहसुन लगवा के वो पेस्ट बना के स्टोर कर लेना, चलता रहे बस, जो है वो, अल्लाह ला खैर सल्ला। हाँ, डेयरी प्रोडक्ट भी स्टोर हो जाते हैं, जो सरप्लस दूध होता है वो साथ साथ पड़ा रहता है, वो चलता रहता है। बकरी का दूध हमारा डेली लग जाता है, वो बच्चे भी पी लेते हैं, मैं भी पी लेता हूँ। जो भैंसों का दूध है, वो जो थोड़ा बहुत अगर बच जाए तो वो स्टोर कर लेते हैं। हाँ, टमाटर भी इस तरह ही है, वो तो भरा हुआ। हाँ, रोनो रशीद साहब, ये आगे जो है वो दुआ करें ना कि करंट अफेयर और आइडियाज के सेशन जरा अच्छे लगें, तो मैं फिश फार्म भी बना लूंगा, छोटा सा। देसी घी बन रहा होता है जनाब, देसी घी भी बन रहा होता है, और कुछ पूछना तो पूछ लें।
सो आप दुआ करें कि ये करंट अफेयर वाला ठीक है। नहीं, मूली अभी नहीं लगाई, आप कहती हैं तो लगा लेते हैं। नहीं, फ्रूट्स की तरफ नहीं गए ऐसा। अभी अभी लगाए हैं थोड़े, एक वो एक दो हैं वो पुराने जो लगे हुए हैं, 7-8 साल पहले के जामन जो लगे हुए हैं, और वो उसके माल्टे के 2-3 बूटे लगे हुए हैं, अमरूद के लगे हुए हैं, अंगूर की बेल बहुत बड़ी है तो वो लगी हुई है। लेकिन ऐसा अभी ये पुरानी है जो 7-8 साल पुराने लगे हुए हैं। ठीक। तो अभी तो यही है। जीवन क्या है? अच्छा, जीवन गार्लिक, अच्छा ठीक है, चलो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी। हमने आगे थे इसमें पोस्ट हार्वेस्ट में, उसके बाद आपकी सप्लाई चेन। देखिए जी, जो ऊपर आपने बातें की हैं उन्हीं को आपने सजेशन में लेके आना जी। अच्छा, सप्लाई चेन के लिए वर्ड का इंतखाब बड़ा जबरदस्त करना है, ये नहीं कहना इम्प्रूवमेंट करें सप्लाई चेन की, बेटरमेंट करें जी, ये वाले वर्ड नहीं यूज करना। सप्लाई चेन के लिए वर्ड जो यूज होता है ना, अच्छा ये जरूर याद रखिएगा, वो ये वर्ड ऑप्टिमाइजिंग सप्लाई चेन, जो प्रॉपर उसका जार्गन है ना उसको साथ लेके आएंगे ना बात को, तो बात मजा आएगा। ऑप्टिमाइजिंग सप्लाई चेन, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज या वर्ड्स, जिस तरह लेट से आपको करप्शन पे बात करनी है ना जी, तो आपने ये नहीं कहना करप्शन शुड बी एंडेड, शुड बी फिनिश्ड, है जी, ये जार्गन नहीं है। करप्शन के लिए इरेडिकेशन, जड़ से उखाड़ के फेंक, ये याद रखिएगा। इन्फ्लेशन, एंड कर दें इन्फ्लेशन, फिनिश कर दें इन्फ्लेशन, मैनेज करें इन्फ्लेशन को ना, इन्फ्लेशन के लिए कंट्रोल, पावर्टी, एंड कर दें पावर्टी, फिनिश कर दें पावर्टी, कंट्रोल करें पावर्टी, इरेडिकेट करें ना पावर्टी, एलिविएशन। ये जहन में होने चाहिए आपके, ये जब आपकी रीडिंग बनती जाती है ना, अगर अखबार की, सिर्फ अखबार की, बिलीव मी, आपको ये समझ आ जाना आने लग जाती है कि भाई आपने जो सलूशन देना है किसी भी चीज का, उसके लिए प्रॉपर वर्ड कौन सा देना है, तो रेपिटेशन से बच जाते हैं आप। ठीक है जी। ये तो रैम्पर्ड करप्शन तो एक एडजेक्टिव के तौर पर रैम्पर्ड आ गया ना जी। ठीक है जी, करप्शन तो हाई करप्शन भी होती है, वो तो जो मर्जी आप फ्रेज, लेकिन उसके सोल्यूशन पे बात कर रहा हूँ, सोल्यूशन के लिए जो अपने वर्ड को बनाना है। ठीक है जी, तो उसको जेन में रखना जरूरी है। सही। इसी तरह पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट को कंट्रोल करें, है जी, बर्थ रेट को कंट्रोल करें ना, डेमोग्राफिक बैलेंस मेंटेन करें, बुनियादी पहली शर्त। बाद में जो मर्जी करते हैं साहब। सो ये चीजें आपको अल्फाज की रेपुटेशन ही नहीं बनने देती हैं आपकी। तो यहाँ सप्लाई चेन में आ गई बात, फिर ये भी साथ पासिंग रेफरेंस में, और बहुत से इस तरह के सप्लाई चेन के लिए जरूरी होता है ऑप्टिमाइज्ड सप्लाई चेन, कि आप फोरसी कर सकें
फोरकास्ट कर सकें कि जी डिमांड कब है, कितनी है, ठीक है जी, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है ना वो अपनी सप्लाई चेन बेहतर करें। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, उसकी इंप्रूवमेंट करें। तो सप्लाई चेन के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड फॉरसीइंग फोरकास्टिंग डिमांड, ये 3 इसके इंपॉर्टेंट चीजें। कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस करें। जो इम्पैक्ट्स हैं फूड वेस्टेज के, उनको हाईलाइट करवाएं, रियासत का काम है, ठीक है जी। मैं भी आपको कंज्यूमर एजुकेशन यहाँ पे बता दूं कि खुदारा मुझे डेली इतने मैसेज आ रहे हैं कंसेशंस के कि जी फलाने सब्जेक्ट की कंसेशन, फलाने सब्जेक्ट कंसेशन। जो हमारे पास स्टूडेंट पढ़ रहा है ना जी, उसको कंसेशंस हैं, वो वाहिद से राब्ता कर ले, वो पूछ ले पहले कि हाँ भाई मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा। अगर हमारा स्टूडेंट है वो वाहिद उसको बता देगा। तो वो मुझे ना आप बार बार तंग किया करें कंसेशंस कंसेशंस के, जिस तरह मैं कुछ जो है ना वो अ, दुकान लगा के बैठा हुआ हूँ। तो मैं कहा मैं भी कंज्यूमर एजुकेशन जो है ना वो कर दूं। तो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेनिंग करें। कैंपेनिंग करते नहीं आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पे नहीं लिखा होता एलईडी का यूजेज, बल्ब के यूजेज से क्या होगा, कैसे मैनेज करना है। गैस के बिल्स पे होता नहीं है कौन सी कॉइल्स इस्तेमाल करें, कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करें गैस का बिल कम हो। सो ऐसी ही पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स रिलेटेड टू फूड आइटम्स, अलहदा से नहीं तो पैकेजेस, मुख्तलिफ कंपनी अपनी पैकेजेस के लेवल पर उनको मैंडेटरी कर दें कि वो जनाब वो प्रिंट करवाएं फूड वेस्टेज की जो जो उसके डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लेफ्ट ओवर्स। ठीक है जी, समझ आती जी। इसी तरह फूड चेन्स, ग्रोसरी स्टोर्स एक्सेट्रा, इनके साथ गवर्नमेंट को कोलैबोरेशन करनी चाहिए। क्या होता है लिमिट्स लगाई होती हैं कई प्रोडक्ट्स पे, आप 2 किलो से ज्यादा जी शुगर नहीं ले सकते, आप 1 बैग से ज्यादा जी XYZ एटम नहीं ले सकते, होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये तो उस वक्त होता है जब उस चीज में की शॉर्टेज पड़ी होती है, शॉर्टेज पड़ी होती है तब ये स्कीम्स लगा देते हैं। इसको आप जनरल कर दें कि ऐसे बड़े फूड आइटम्स के जो आइडेंटिफाई किए जाएं और उन पर लिमिट्स लगा दी जाए, ठीक है जी। तो ये किया जा सकता है। फिर इसी तरह सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स, ओपन फूड, बफे फूड, इसको डिस्करेज करें, ठीक है जी। हाँ, पाकिस्तान में मैरिजेज में सिंगल डिश का आइडिया
इंट्रोड्यूस किया गया कि सिंगल डिश होगी मैरिजेस में, लेकिन इसका मकसद क्या था? फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं था, ये तो था कि भाई जो पुअर है वो ओवरबर्डन्ड ना हो। तो जी सिंगल डिश, असल बुनियादी यहां से बात शुरू हुई थी। लेकिन इसी चीज को अगर इनकॉर्पोरेट किया जाए कि सिंगल डिश, और वो भी नो ओपन फूड, नो बफे, इन अ वेरी ऑर्गेनिक वे, उनको पैकिंग्स में आप चीजें प्रोवाइड करें। दैट्स इट। कम्युनिटी प्रोग्राम्स, अब वो स्कूल से भी आप शुरू कर सकते हैं, कॉलेजेस से भी आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है जी। विलेजेस में पुलिसिंग को भी आप यूज कर सकते हैं, कम्युनिटी वेलफेयर करनी है ना जी। बेसिक हेल्थ यूनिट से भी, हर जगह से लोगों को फूड वेस्टेज, उस पे अवेयरनेस प्रोवाइड करें। समझ आ रही है जी? फूड प्रेजर्वेशन, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसको प्रमोट करे। वो हाँ जी, मॉस्क भी है, बिल्कुल जी, कम्युनिटी में मॉस्क भी आई। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करें, फूड प्रेजर्वेशन, ठीक है जी। फूड को एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जाता है जी। गूगल शरीफ जरा फरमा लीजिएगा, बड़ी मजेदार आपको स्टडीज मिलेंगी। कन्वर्टिंग फूड वेस्टेज इनटू एनर्जी, जरा गूगल कीजिएगा, दुनिया चांद पे पहुंच गई है। इरफान अफजल साहब गोबर खाते हैं, और जो गोबर बच जाता है या जाया हो जाता है, उससे ये बायोगैस बनाते हैं। ऐसा ही है? क्यों इरफान साहब? अच्छा, बायोमास, मैं समझा बायोगैस लिखा, सॉरी 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 सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, मैं जल्दी जल्दी में ना जुगत मारने के चक्कर में पूरा लफ्ज ही नहीं पढ़ सका। आई एम सॉरी जी, बिल्कुल बायोमास है जी, ये तो है। ले जी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ इरफान साहब। लो जनाब, आगे देखते हैं। अब आगे क्या? हाँ जी, ये तो आगे और बहुत सी टेक्निक्स आपको मिल जाएंगी। और अच्छा जी, इन सब के साथ साथ एक बहुत जरूरी काम जो स्टेट को करना चाहिए, वो है जी पॉलिसी रिफॉर्म्स। आखिरी बड़ा हेडलाइन, इंसेंटिवाइज करें, ठीक है, मुख्तलिफ बिजनेसेस को, कि भाई अगर आपके पास सरप्लस फूड है तो उसको जनाब आप डोनेट कर दें। रेगुलेशंस लगाएं सेलिंग पे। समझ आ रही जी? लॉज बनाएं कि अगर कोई लार्ज स्केल पर
क्वांटिटीज ऑफ फूड को डिस्कार्ड करता है तो उस पर लॉज बनाए। समझ आ रही जी? इस जमाने में फूड अथॉरिटीज बनाई गई, लेकिन फूड अथॉरिटीज लार्जली इंस्पेक्शन तक ही महदूद हैं। तो ये इन एस्पेक्ट्स को भी इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है ताकि आप फूड वेस्टेज को इंसेंटिवाइज भी करें और एक फियर फैक्टर में उसको मैनेज भी करें। सो ये बहुत हॉरिफिक प्रोपोर्शन है जी। नॉट ऑल, एटलीस्ट रिड्यूस इट टू हाफ। समझ आ रही? समझ आती? क्लियर है जी? परसेंटेज के लिहाज से कंपैरिजन अक्रॉस द ग्लोब, उस पे एज सच मुझे तो कोई यानी कि वो डाटा नहीं मिला, लेकिन अगर आपको कोई मिल जाता है तो अच्छी बात है, उसको आप जो है वो इनकॉर्पोरेट कर लें अपने यहाँ। लेकिन दुनिया में को मेरा ख्याल है कि आपको इतने नंबर पर ही आ रहे होते हैं जी। चौथे पांचवें नंबर पे ही है फूड वेस्टेज में दुनिया में। लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मुझे कोई डाटा नहीं मिला, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स ही मिलता है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मुझे कोई डाटा नहीं मिला, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ही मिलता है आपको। चौथे पांचवें नंबर पर दुनिया में आते हैं जी वो, इन टर्म्स ऑफ टन्स डाटा मिलता है। ऑनलाइन पढ़ा हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है जी। फूड वेस्टेज का ना, तो आपको चौथे पांचवें नंबर पे आते हैं दुनिया में। सही। हाँ जी जाएं जी जाएं। थैंक यू। मैं ये शेयर कर लूं तो जरा ये हटके कुछ हम टॉपिक्स करेंगे जरा यूनिक से, ताकि कोई पता नहीं बुरे टाइम का कि वो क्या पूछ ले। आज का पीएमएस में भी एक आधा ऐसे ही है ना जो सीधा सीधा सा सिंगल नेशनल करिकुलम का, लेकिन उसने भी पूछ लिया कि वो एक मखसूस डोमेन में पूछा उसने। उसने पूरे का पूरा सिंगल नेशनल करिकुलम नहीं पूछा, बड़ा क्रिटिकल एस्पेक्ट से पूछा ना। तो अपने आप को रखें कि सीधे सीधे हलवे वाले ऐसे नहीं आने अब। ओके जी, टेक केयर। कल फिर मुलाकात होती है। ठीक है जी। भाई मंथ्स वगैरह का मेरा कोई सीन नहीं होता है, बस शुरू हो गया सेशन जब
100 टॉपिक्स जिसके पूरे हो गए चला जाए। मेरे तो जिस बच्चे ने भी रजिस्टर करना है उसने जनवरी तक वो रजिस्टर्ड ही है ना।